सर ये वीडियो कॉल में सर। देखिए, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में। तो इस यूनिट के अंदर जो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और कल हमने पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया, मल्टीपल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया। तो ये सब अगर आप लोग क्लास अटेंड भी नहीं कर पाते हैं तो आपको सेम जो आपकी ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है, आपकी ये जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी इजीली मिल जाएगी। और नोट्स आपको आपके ग्रुप के अंदर मिल ही जाते हैं। तो कल वाले नोट्स मैंने शेयर नहीं किए तो उनको भी मैं आज शेयर कर दूंगा। और आज की जो हमारी क्लास है इसके नोट्स भी मैं आज ही शेयर कर दूंगा। तो दोनों क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो आपको नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। तो हम अब डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है, डाइलेक्ट्रिक। देखो, डाइलेक्ट्रिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कंडक्टर के बारे में, डाइलेक्ट्रिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कंडक्टर के बारे में, कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इंसुलेटर, इंसुलेटर्स के बारे में। और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सेमी कंडक्टर के बारे में। सेमी कंडक्टर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, डाइलेक्ट्रिक को अभी हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, उससे पहले हम कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और सेमी कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कंडक्टर हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं या फिर ऐसे मैटर होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी हो सकते हैं, ये आयोनिक चार्ज भी हो सकते हैं। तो मतलब जिनके अंदर आयंस होते हैं, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोस्टली उन्हीं मटेरियल्स को हम कंडक्टर बोलते हैं। क्योंकि कंडक्टर जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाती है। कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर पाती है। अब दूसरा हम डिस्कशन करते हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, डजंट फ्लो करंट, डजंट फ्लो करंट। मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट फ्लो करता ही नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। सेकेंडली, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में हमारा है वुड, ग्लास, वुड ग्लास प्लास्टिक, ये हमारे एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं वैसे, ये हमारे इंसुलेटर में काम में आते हैं। तो एज ए इंसुलेटर। और कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर के अंदर जितने भी मेटेलिक, मेटेलिक है या फिर जितनी भी मेटल है, तो जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे कंडक्टर में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर देखो, ना ही कंडक्टर होता है और ना ही इंसुलेटर होता है। मतलब सेमी कंडक्टर जो आधा कंडक्टर होता है। कैसे? अब आधा कंडक्टर कैसे होगा? अब देखो, किसी भी सब्सटेंस को वर्क करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। कंडक्टर को कंडक्टिविटी शो करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, इंसुलेटर को अपना इंसुलेशन प्रॉपर्टी शो करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, सर्टेन कंडीशन चाहिए। और सेमीकंडक्टर को भी एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर किसी सर्टेन टेम्परेचर पर वो एज ए कंडक्टर बिहेव करे, और किसी और टेम्परेचर पर वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करे, तो उस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो गैलियम, सिलिकॉन, ये सब हमारे किस में आते हैं? सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो ये हमारे सेमीकंडक्टर के बारे में, कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक जो है हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक। देखिए, हमारा मेन टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक देखो क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं बेसिकली, बेसिकली बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स आर, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर।
बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो मतलब जितने भी इंसुलेटर हैं उनके अंदर सर्टेन प्रॉपर्टी अगर पाई जाती है तो उनको हम डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक होते क्या है, जिसके अंदर मतलब सपोज कि आपके पास ये एक सब्सटेंस है जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया। ये एक सब्सटेंस है जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल्स और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव टर्मिनल्स। तो इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। तो इस सब्सटेंस को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके अंदर जो चार्ज है उनका माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाता है तो इस टाइप के सब्सटेंस को, इस टाइप के इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये नेगेटिव है, तो इधर सारे नेगेटिव नेगेटिव आ गए, इसके पास में पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है। किसी भी एटम के बाउंड नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है, कि माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इस टाइप के मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं। इस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो बेसिकली होते हैं हमारे इंसुलेटर ही होते हैं। तो इंसुलेटर्स, ऐसे इंसुलेटर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके चार्ज में माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इस यूनिवर्स में जितने भी डाइलेक्ट्रिक है सबका डिस्प्लेसमेंट सेम हो, सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। अब इस यूनिवर्स में जितने भी चार्ज हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सबके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम हो, नहीं, सबके अंदर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तरीके से होता है। किसी के अंदर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी के अंदर लार्ज डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी के अंदर होता ही नहीं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। तो देखो, अब जितने भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं इनके अंदर एक इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट को माइक्रोस्कोपिक जितने भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर इनकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। उस कांस्टेंट को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जितने भी मटेरियल हैं सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अलग अलग मटेरियल है, तो जैसे मान लो आपके पास सभी मटेरियल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं, जैसे मान लो बहुत सारे इंसुलेटर होते हैं, प्लास्टिक होता है, वैक्स होता है, हमारे पास ग्लास होता है, वुड होती है, एयर है, तो ये सब क्या है, इंसुलेटर है। अब इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होगा। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है, प्लास्टिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है, ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है। तो सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये हमें उसके अंदर चार्ज के फ्लो को या फिर उनके उस मीडियम के अंदर, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप देख रहे हो ये हमें बताता है किसके बारे में, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल, यहां देखिए, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो एक चार्ज है मेरे पास Q1 और इससे कुछ डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन है R। तो बेसिकली हमें पता है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा।
ये होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास होगा। क्लियर है? तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ये होगा। अब जैसे मान लो ये तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिख रहा है, ये तो वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर इन्हीं चार्ज पार्टिकल को मैं एक मीडियम में रख दूं, इन मीडियम, इन्हीं चार्ज पार्टिकल को मैं किस में रखूं? मीडियम में। तो मीडियम में इनके बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। क्लियर है? अब दोनों में देखो क्या फर्क है बच्चों, एक में तो एप्सिलॉन नॉट है और एक में एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एप्सिलॉन किसकी परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? मीडियम की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? मीडियम की परमिटिविटी को। मतलब अगर सेम डिस्टेंस के लिए सेम चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को अगर हम एक बार वैक्यूम में रखते हैं, एक बार मीडियम में रखते हैं, तो दोनों जगह पर फोर्स का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। ये किस पर भी डिपेंड करता है? मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अब मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है? मीडियम पर डिपेंड करता है, देखो ऐसे। मीडियम का खुद का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी होता है, यहां पर एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, तो मीडियम का खुद का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी होता है। तो मीडियम का जो खुद का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, वही हमें बताता है क्या? वही हमें क्या बताता है कि किसी भी मीडियम में किस तरीके से दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा। प्रीतम, प्रीतम, आ रहा है समझ में? रेस्पॉन्ड करो आप। प्रीतम, हाँ सर। ठीक है। तो ये बार बार ये आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है ना, इसको छेड़ना बंद करो और जो टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान दो। देखो, अब मीडियम के अंदर जो फोर्स है वो मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। मीडियम की परमिटिविटी जैसे मान लो ये एप्सिलॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो जिस तरीके से वैक्यूम के अंदर फोर्स लगता है, ठीक उसी तरीके से मीडियम के अंदर भी फोर्स लगता है, बट वैक्यूम की परमिटिविटी अलग होती है, मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है। तो ये जो मीडियम की परमिटिविटी है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में समझ सकते हैं। तो देखो अब आगे, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारा, हमें मीडियम के नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके बारे में प्रोवाइड करता है? कि हमारा जो मीडियम है उसका नेचर क्या है, उसका इलेक्ट्रिकल नेचर क्या है, उसका इलेक्ट्रिकल नेचर क्या है। इलेक्ट्रिकल नेचर का मतलब उसके अंदर फोर्स किस तरीके से लगेगा। उसके अंदर फोर्स कम लगेगा वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें बताता है। तो सभी मीडियम्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, जैसे इसको अगर हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिला सीखने को। तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मीडियम के अंदर जितना इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आएगा उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक नाम और है भाई, इसको एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास किसी भी मीडियम के अंदर हमें दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स मीडियम के नेचर पर कैसे डिपेंड करता है, मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का उसमें क्या रोल होता है, इसके बारे में हमें बताता है। तब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्लूड करते हुए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें क्या बताता है। अब देखो, अब यहां पर देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल है हमारे पास कि आपके पास यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 इज इक्वल टू 1 कूलाम, और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2 इज इक्वल टू 2 कूलाम। इनके बीच का सेपरेशन है 1 मीटर, 10 मीटर ले लेते हैं, इनके बीच का सेपरेशन है 10 मीटर। तो एक तो आप इनके बीच में लगने वाला फोर्स वैक्यूम में निकालो, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम में निकालो। अगर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखो, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है Q1 इज इक्वल टू 1 कूलाम, Q2 इज इक्वल टू 2 कूलाम, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, 10 मीटर। अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल को पहले हम वैक्यूम के अंदर रखते हैं, फिर हम इनको मीडियम में रखते हैं, सेम 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 को उठा के, तो उस केसेस में अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मीडियम में कितना होगा। देखो, तो यहां पर पहले वैक्यूम का निकाल लेते हैं हम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इसको निकालें, तो ये जो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 1 कूलाम मल्टीप्लाई 2 कूलाम डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। इसका अगर हम स्क्वायर करके इसको सॉल्व करें तो 2 × 1 होता है 1, सॉरी 2, और ये हो गया हमारे पास 18 × 10⁹ अब देखो 18 × 10⁹ अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100, 10⁻², और 10⁻², ऊपर जाएगा तो -2, और 9 में से -2 किया हमने तो 7 न्यूटन। तो वैक्यूम के अंदर इस सिस्टम के बीच में लगने वाला फोर्स आ गया हमारे पास कितना, 7 न्यूटन। ये हमारा वैक्यूम का वैल्यू है, वैक्यूम में इतना ही फोर्स लगेगा इनके बीच में। अब देखो मीडियम के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। मीडियम के अंदर भी हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया था कि K इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां से हमें किसका वैल्यू गिवन है, K का। यहां पर रखना किसका है, एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन इज इक्वल टू K∈नॉट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को रख देते हैं। तो देखो F इज इक्वल टू 1/4 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। F इज इक्वल टू, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका वैल्यू तो बन गया 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 1 × 2, और इनके बीच का डिस्टेंस है 10, तो 10 का भी कर दिया हमने स्क्वायर स्क्वायर, और यहां पर ये है 2, ये नीचे ये 2 बच गया जो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पूरा हमारे पास ये जो डेटा दिख रहा है, ये जो डेटा दिख रहा है यहां से, ये इसका वैल्यू तो यही आएगा, लेकिन इसमें किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से।
तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल एफ का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 9 × 10⁷न्यूटन यहाँ पर। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऐसे फर्क पड़ता है। हमारे पास सेम चार्ज सेम डिस्टेंस के लिए वैक्यूम में भी रखा है, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस के लिए मीडियम में भी रखा है। तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 हो गया, तो फोर्स आधा हो गया। फोर्स क्या हो गया? आधा हो गया। तो यहां पर ये देखो, फोर्स यहां पे अगर हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखते हैं तो यहां से इसको देखो ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे तो F इज एंटी प्रोपोर्शनल 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसको यहां पर के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यहां पर एप्सिलॉन लिखेंगे तो यहां पर जैसे देखो के अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो फोर्स 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यहां से ये रिलेशन निकल कर आता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास किसी भी मीडियम के अंदर चार्जेस के नेचर को बताते हैं। किसको बताते हैं? कि चार्ज पार्टिकल के बीच में किस तरीके से फोर्स लगेगा, किस तरीके से है उस चार्ज पार्टिकल के बीच में अ, किस तरीके से जब उनको किसी अदर मीडियम में रखेंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे, उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा। तो एक बार और रिवाइज कर देता हूं ऊपर से। क्लियर है बाकी सबके? 1 बाय 1 रेस्पॉन्स दो। अगर नहीं यस सर। क्लियर तो हम फिर से स्टार्ट करें। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, आशीष के क्लियर है। प्रीतम का नहीं आया सर। प्रीतम प्रीतम के का नहीं नहीं है। आया? रेस्पॉन्स नहीं आया। प्रीतम हाँ सर। कैसा? क्लियर है कि नहीं है? सर एक बार और बता। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास? बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर समझते हो? जो जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन कुछ इंसुलेटर ऐसे भी होते हैं जिनको जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उनके बीच में जो बाउंड चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, उसके बीच में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से अ, उनका नेचर चेंज हो जाता है। जब उनके अंदर हम किसी चार्ज पार्टिकल को पुट करेंगे तो उसमें फोर्स का वैल्यू अलग आता है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं हमारे इंसुलेटर ही होते हैं। जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं उन सब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि सब में चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। सब अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, जैसे एयर अलग से बनी हुई है, ग्लास अलग से बना हुआ है, प्लास्टिक अलग से बनी हुई है, इस वजह से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, ये जो कांस्टेंट है, ये हमें उस मीडियम में फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो आपके पास दो चार्ज है, मैंने यहाँ पर बता रखे हैं, ये रहे। आपके पास दो चार्जेस है, तो दो चार्जेस को जब हम वैक्यूम में रखेंगे फ्री स्पेस में, और जब उन्हीं चार्ज को किसी मीडियम में रखेंगे तो उनके बीच में फोर्स का वैल्यू अलग अलग आता है। इसका मतलब जिस मीडियम में हमने रखा है उस मीडियम का उसके ऊपर इंपैक्ट हो गया, उस मीडियम का इफेक्ट हुआ, इस वजह से फोर्स का वैल्यू बदल गया। अब मीडियम का क्या इफेक्ट हुआ? तो जब हम इसके डीप में घुसे तो हमें पता लगा कि जितने भी मीडियम है सबका इलेक्ट्रिकल नेचर अलग अलग होता है। तो उसी इलेक्ट्रिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक कांस्टेंट ट्रीट किया गया जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, उस मीडियम की, ये रहा, उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के रेशो के बराबर होता है। जैसे मान लो आपके पास एयर है, एयर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग है, वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग है। वैसे हम सिमिलर ले लेते हैं जब भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे मान लो, अच्छा एग्जांपल लेते हैं तो ऑयल ले लेते हैं, कैरोसिन लेते हैं। पहले आपने एक चार्ज पार्टिकल को रखा वैक्यूम में, फिर उसी चार्ज पार्टिकल सिस्टम को रखा कैरोसिन में,
तो केरोसिन की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग होगी, क्योंकि उसका उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है। वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग होगी, तो वैक्यूम की के रेस्पेक्ट में केरोसिन की, भाई कंपेयर करने के लिए कोई तो चाहिए हमें, तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में केरोसिन की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल नेचर है, वो जो इलेक्ट्रिकल नेचर है उसका रेशो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा किसका, उस केरोसिन मीडियम का, इसका केरोसिन मीडियम का। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जब हमने यहां से के, वैसे नॉर्मल वैक्यूम के लिए हम फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं, वैक्यूम के लिए फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं, ये रहा देखो, वैक्यूम के लिए फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं, लेकिन मीडियम के लिए यहां पर हम एप्सिलॉन पुट करते हैं। तो यहां से एप्सिलॉन का जब भी वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर 2 दे रखा है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जब 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो जब कैलकुलेशन करने पर हमने पाया तो फोर्स हमारा तो आधा ही रह गया। तो इस तरीके से किसी भी मीडियम के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो फोर्स को इन्फ्लुएंस कर देता है, या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, मोस्टली टाइम्स डिक्रीज करता है। ठीक है, तो क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है, तो अब हम क्लास को यहीं पर एंड कर सकते हैं, आपका अगर रेस्पॉन्स सही रहा तो बताओ। आशीष, प्रीतम, आस्था, यस सर। बताइए, यस सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। हाँ आशीष यस सर। टेबल पे बैठा कि नहीं, हाँ सर, टेबल पे ही है। दिखा मुझे। सर मतलब बेड वाली टेबल है सर। कौन सी टेबल है? सर बेड पे आती है ना, अच्छा, बेड छोटी वाली वाली। टेबल है। ये क्लास है ना, यूट्यूब पे भी डलेगी, रिकॉर्ड हो रही है। अब चुप हो सर गया। कल से टेबल पे। दिखा मुझे बेड वाली टेबल कौन सी है, फिर यूट्यूब पे देखना खुद को। सर दिखी। अभी देखता हूँ मेरे को। हाँ दिख गई। बेड वाली बच्चों हाँ। वाली टेबल छोटी सी। नहीं सर वो। चलो ठीक है, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ओके सर। ओके। ओके सर। ठीक। सर इसमें